लेस्ली, जो कि अपने वर्तमान जीवन में एक गायिका है, लेकिन उसके साथ ही एक बड़ी अजीब समस्या थी। जब भी उसका कहीं प्रोग्राम होता, उसे गाने के लिए बुलाया जाता, तो उसका गला खराब हो जाया करता था। और ये समस्या नॉर्मली अक्सर हुआ करती थी। इससे उसके प्रोफेशन पे, रियाज पे असर पड़ रहा था। पहले तो उसे लगा कि ये सब नॉर्मल है, यूं ही आम बात है, ठीक हो जाएगा। लेकिन समय के साथ धीरे धीरे ये समस्या गहराती चली गई। इससे उसके व्यावसायिक कैरियर पर भी असर पड़ने लगा। अपनी इसी समस्या के साथ वो डॉक्टर न्यूटन के पास पहुंचे कि शायद कुछ जाना जा सके। डॉक्टर न्यूटन ने भी पहले इसे एक आम समस्या समझा। खैर, लेस्ली का रिग्रेशन शुरू हुआ। उसने देखा कि आत्मालोक में रोबीना, जो कि उसकी ननद का नाम था, वो भी उसी के आत्मिक समूह के सदस्य है। लेस्ली रोबीना को ज़्यादा पसंद नहीं किया करती थी, क्योंकि हमेशा टोका टाकी करना, दूसरों में गलतियां निकालना, मीन मेक निकालना, किसी को कुछ भी बोल देना रोबीना की आदत में शुमार था। और यही सब रीजन थे कि लेस्ली उसे नापसंद किया करती थी। लेस्ली ने अपना आत्मिक नाम सोसियत बताया और रोबीना का आत्मिक नाम सैद था। अच्छा, हमारे दैहिक नाम जो धरती पे होते हैं, हमारे इस देह के, वो अक्सर बदलते रहते हैं। हर जीवन में एक नया नाम। पर आत्मा लोग के जो आत्मिक नाम हैं वो कभी नहीं बदलते, हमेशा एक ही रहते हैं। अब लेस्ली को जीवन में सुरक्षा की आवश्यकता थी। उसे शांतिपूर्ण लोगों के साथ रहना अच्छा लगता था। लेकिन रोबीना, उसे तो उसकी शांति भंग करने में और उसे चुनौती देने में बहुत आनंद आता था। लेस्ली ने जब रोबीना को अपने आत्मिक समूह में देखा तो उसे थोड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा, ओह, मुझे विश्वास नहीं होता, रोबीना यहाँ है। निश्चित ही ये सैद है। अब डॉक्टर न्यूटन ने उससे पूछा, तो अपने आत्मिक समूह में रोबीना की आत्मा को देखने में गलत क्या है? इस पर लेस्ली ने थोड़ा मुंह कड़ा किया और भौहें चढ़ाकर बोली, क्योंकि वो उसे ज़्यादा पसंद नहीं किया करती थी ना, इसलिए उसका एक्सप्रेशन भी थोड़ा कड़ा ही था। अच्छा, सैद विघटनकारी आत्माओं में से एक है। विघटनकारी? किस मायने में? इस पर लेस्ली ने कहा, ओह, हमारी आत्माओं से तुलना किए जाने पर, जिनकी ऊर्जा तरंगे चिकनी और शांत है। अब लेस्ली से अगला सवाल होता है, सुसियत, जैसे कि तुम अपनी ननद को देख रही हो, तो वो रंग और आकृति के मायने में कैसे भिन्न है? अभी भी लेस्ली उसकी पहचान पर ही फोकस किए हुए है। वो यहाँ है, ठीक है। उसकी संतरी रंग की ऊर्जा तेजी से स्पंदित हो रही है। वहीं सामान्य तीक्ष्ण कांटेदार किनारे, ये सैद है। हम इसे चिंगारी के नाम से पुकारते हैं। यानी रूबीना का आत्मिक नाम सैद था, पर उसका समूह उसे चिंगारी के नाम से बुलाता है। खैर, जब लेस्ली से पूछा जाता है कि क्या यहाँ आत्मालोक में भी उसका व्यवहार तुम्हारे प्रति सही नहीं है, यहाँ भी वो तुम्हारी विरोधी है, इस पर लेस्ली का जवाब था, नहीं, वास्तव में वो हमारे समूह के लिए अच्छी है। वो हमें बाहर खींचती है और इस चीज़ को मैं यहाँ महसूस भी कर सकती हूँ। लेस्ली ने अपने ऊर्जा रंग के विषय में बताया कि उसकी ऊर्जा गुलाबी रंग की है, जिसमें कुछ सफ़ेद रंग भी है। उसके मित्र उसे बेल्स नाम से पुकारा करते हैं, क्योंकि उसकी ऊर्जा की आवाज़ जैसे शांत पानी में बारिश की बूंदें गिरती हैं, तो उससे जो हल्की आवाज़ निकलती है, ठुक ठुक की, मानो मध्यम आवाज़ में घंटियाँ बज रही हों, इसलिए उसके समूह ने उसे बेल्स नाम दिया है। जबकि सैद की ऊर्जा में तीक्ष्ण सुस्पष्टता है, साथ ही वो चमकदार और बहुत ही अभिभूत करने वाली है। अब चिंगारी नाम ही काफ़ी है उसे समझने के लिए। जैसे चिंगारी चिड़चिड़ करती रहती है, उसका स्वभाव भी कुछ इसी प्रकार का था। बहुत अधीर भंवर की तरह गतिशील, हमेशा लोगों को टोका टाकी करने वाली चिंगारी का एक काम आग लगाना भी तो है, तो उसमें भला कैसे वो पीछे रह सकती थी? लोगों की जिंदगियों में दखल देने में उसे मज़ा आता था, और यही सब वजह थी जिससे लेस्ली कभी उसके प्रति विनयशील हो ही नहीं पाती थी। वैसे तो शायद उसके लिए तकलीफ देह है,
पर आत्मालोक में तो हम सामने वाले की रियलिटी को देख पाते हैं, उसका ओरिजिनल स्वरूप। अब यहाँ पे लेस्ली कहती है, अब मैं वह महसूस करती हूँ जो वास्तव में वो है। मैं जानती हूँ कि उसके उद्देश्य प्रेम से उत्पन्न होते हैं और हमसे सर्वोत्तम की आशा होती है। हम गति धीमी करने में भी उसकी सहायता करते हैं, क्योंकि उसकी प्रवृत्ति बिना देखे आग में कूद पड़ने की है। यानी कहीं न कहीं दोनों ही एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। जहाँ लेस्ली उसकी गति धीमी करने में सहायक है, वहीं सैथ उससे सर्वोत्तम की आशा रखती है। देखिए कितना फ़र्क पड़ता है जब हम एक देह में होते हैं, उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को जज करते हैं, लेकिन यही सोच एक आत्मा के रूप में आने पे एकदम बदल जाती है। फिर ये पता होता है कि अगला व्यक्ति हमें सिखा क्या रहा है, उसकी हमारे जीवन में अहमियत क्या है। अगर हमारे जीवन में कोई व्यक्ति सही नहीं लग रहा है, हम उसके बर्ताव से असंतुष्ट हैं, तो एक बार आंखें बंद करके सोचिएगा ईमानदारी से कि उस व्यक्ति के ना होने पे आप क्या चीज़ सीखने से महरूम रह जाते, क्योंकि उस व्यक्ति की वजह से आपके व्यक्तित्व में कुछ ना कुछ परिवर्तन ज़रूर आया होगा। खोजिए उसे, जवाब मिलेगा कभी न कभी। अब लेस्ली से डॉक्टर न्यूटन ने आगे पूछा कि तुम्हारे समूह में क्या कोई ऐसी आत्मा है जिसकी ऊर्जा सैथ की ऊर्जा के समान हो? इस पर उसका जवाब था, हाँ, वो मेरी सबसे प्रिय सहेली मेगान का पति रोजर है। उसका आत्मिक नाम सायर है। उसकी ऊर्जा ज्यामितिक कोणीय नमूने प्रेषित करती है जो इधर उधर टेढ़े मेढ़े चलते हैं। यह उसकी जीभ के समान तीक्ष्ण तरंगे हैं और दूर से उसकी ऊर्जा आर्केस्ट्रा में बजते भारी मजीरा के समान प्रतिध्वनि करती है। सायर एक निर्भीक साहसी आत्मा है। अब अगला सवाल था, क्या सैथ और सायर यानी उसकी ननद रोबीना और उसकी सहेली का पति रोजर, क्योंकि दोनों की ही ऊर्जा समान थी ना, तो क्या दोनों अनुरूप जुड़े हो सकते हैं? अब लेस्ली हंस पड़ती है, आप मजाक कर रहे हैं, वे तो एक दूसरे को मार ही डालेंगे। नहीं, रूबीना का पति सेन है, मेरा भाई बिल, जो एक शांतिपूर्ण आत्मा है। अब सही भी है, अगर दोनों गर्म ही हो जाएंगे तो दोनों ही एक दूसरे की नहीं सुनेंगे, इसलिए किसी एक को तो नर्म होना ही था। लेस्ली का भाई बिल रूबीना का पति है, जो एक बहुत ही शांतिपूर्ण आत्मा है। उसकी ऊर्जा हरे और भूरे रंग का मिश्रण है, जो अंगूर की बेल के समान गुथी हुई लटों में दिखाई देती है। बेल का उपनाम अंगूर की बेल है, जो जटिल लेकिन बहुत विश्वसनीयता को प्रदर्शित करती है। उसके अंदर सुंदर सामंजस्य ढंग से विभिन्न तत्वों को गूंथने की क्षमता है। अब लेस्ली कहती है कि अंगूर की बेल और चिंगारियाँ आपस में सुंदर ढंग से मिश्रित होती हैं और बिल उसे जीवन में एक आश्रय प्रदान करता है। अब डॉक्टर न्यूटन को लग रहा था कि पता नहीं मैं इन आत्मिक नामों का सही से उच्चारण कर भी पा रहा हूँ या नहीं। इस पर लेस्ली ने कहा, चिंता मत करो, ये वो ध्वनि है जो उनकी ऊर्जा गतियों की स्वर शैली प्रकट करती है। ये बताती है कि कौन मेरा सच्चा दोस्त है। ध्वनि? तो क्या तुम्हारे समूह की ऊर्जा के रंग तथा रूप से परे उनकी तरंगों में प्रत्येक तरंग से जुड़ी हुई ध्वनि भी है, जैसा कि हम धरती पर कभी कभार सुन सकते हैं? इस पर लेस्ली ने कहा, हाँ, हमारे लिए यह एक ऊर्जा की गूंज है जिसे हम धरती के साथ अभिन्न समझते हैं, यद्यपि आप इन स्पंदनों को मानवीय कान के साथ नहीं सुन सकते। यानी कि एक आत्मा से रंग, ऊर्जा के नमूने और ध्वनि, ये सभी कुछ एक साथ प्रदर्शित होता है। हर ऊर्जा की अपनी एक गूंज है जिसे मानवीय इंद्रियों से व्यक्त नहीं किया जा सकता। खैर, अब लेस्ली से उसकी सबसे प्रिय सहेली मेगान के ऊर्जा नमूनों के बारे में पूछा गया कि आखिर उसकी ऊर्जा कैसी है। इस पर उसने बताया कि उसकी ऊर्जा पीले रंग की रुई के समान नर्म, मुलायम और नाजुक है। उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे अनाज के खेत पर पड़ने वाली चमचमाती धूप, और एक आत्मा के रूप में उसका चरित्र पूर्ण, सहज संवेदना और प्रेम युक्त है। अब ये तो कुछ पात्र थे जो उसी के आत्मिक समूह के सदस्य थे और उसके वर्तमान जीवन में भी धरती पे इस वक्त उसके साथ थे,
लेस्ली ने उनके आत्मिक नाम, उनके ऊर्जा नमूने किस प्रकार के दिखाई देते हैं, उनके रंग, उनकी चारित्रिक खूबी, इन सभी को बड़े डिटेल से बताया। लेकिन जो उसकी मूल समस्या थी, उसके गले का बार बार खराब हो जाना, जिसके लिए वो यहाँ आई थी, अभी उसका खुलासा होना बाकी था। धीरे धीरे ये रिग्रेशन उसके पिछले जीवन के मृत्यु दृश्य तक पहुंच गया, क्योंकि आत्मालोक में तो उसके गले से जुड़ा कुछ भी वाकया दिखाई नहीं दिया। अब समय था उसके पिछले जीवन को पड़तालने का। तो देखते हैं उसका पिछला जीवन कैसा था, वहाँ से भी हमें कुछ मिल पाता है या नहीं, लेकिन अगली कड़ी में।